गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोविड-19 के कारण हम लोगों की अभी कौन सी क्लासेस स्टार्ट की गई हैं? ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारे काफ़ी सारे जैसे हम केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हमने बायो का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं वो कौन सा चैप्टर था? ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसकी कुछ डेफिनेशंस और थोड़ा बहुत बेसिक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम सेकेंड लेक्चर में जो स्टार्ट करने वाले वो क्या है? सेकेंड लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सिस्टम के बारे में। प्रॉपर जो भी आप लोगों को प्रॉपर वो चाहिए थ्योरी, उसके बारे में। सबसे पहले हम एक रफ डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट माउथ से लेकर के कहाँ तक होती है बच्चों? एनस तक। कहाँ तक? एनस तक। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका क्या काम है? एलिमेंट्री कैनाल का काम है आपका जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है आपका उसको कंप्लीट करवाना, यानी कंप्लीट डाइजेशन करवाना। ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ होगी। ओके, लाइक दिस, इस तरीके से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत उस दिन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो इंटेक हम बकल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमने उसमें माउथ पोर्शन जहाँ से एंट्रेंस मिलती है, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, देन that is small intestine, that is the large intestine, and that is anus. यही पढ़ा था ना अपन लोगों ने। अब हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था माउथ के बारे में, टीथ के बारे में और टंग के बारे में। स्टार्टिंग जो हमारा बकल कैविटी वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ, जैसे लाइक माउथ एंड बकल कैविटी। बाउल शेप स्ट्रक्चर होती है, लगभग कटोरी के जैसे, जैसे हमारा मुंह है। ठीक है, इसके अंदर टंग और बकल कैविटी में जो टंग होती है दैट इज अ flat structure, that is a muscular structure which helps in for the taste, which helps in taste of the food, जो help करती है हमारा टेस्ट करने में किस चीज को? फूड को। इसके बाद में कि और क्या क्या काम होते हैं मैम इसके अंदर, आपको मैंने बताया था कि फ्रेनुलम नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जिसकी हेल्प से लिंग्यूल जो स्ट्रक्चर है, फ्रेनुलम लिंग्यूल, फ्रेनुलम लिंग्यूल, फ्रेनुलम लिंग्यूल जो स्ट्रक्चर है ये क्या होती है? ये टंग को किस में सेट करती है? बकल कैविटी में। जो जीभ है उसके नीचे से एक स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक पतली सी एक स्ट्रक्चर होती है जो आपकी जीभ को आपकी बकल कैविटी यानी माउथ के अंदर क्या रखती है? सेट रखती है। इसके बाद में क्या है? सॉकेट्स ऑफ जॉज होते हैं आपकी बकल कैविटी में। सॉकेट्स ऑफ जॉज लाइक ऊपर का मसूड़ा और नीचे, सॉरी मसूड़ा क्या है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। तो सॉकेट्स ऑफ जॉज जो होते हैं उनके ऊपर गम्स प्रेजेंट होते हैं। जॉज यानी जबड़े पे गम प्रेजेंट होता है। फिर है टीथ, क्या है? 16 टीथ इन ईच जॉ, ऊपर और नीचे दोनों जगह 16-16 दांत काउंट किए जाते हैं, जिस सीजन से हमारे में 32 टीथ काउंट किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। 16 टीथ इन ईच जॉ, दैट इज द रीजन हम क्या कहलाते हैं? थीकोडोंट। क्या कहलाते हैं? 16-16 दोनों में बराबर हैं, इस सीजन से हम क्या कहलाते हैं? थीकोडोंट। कौन से डोंट कहलाते हैं हम? थीकोडोंट। इसका मतलब 16-16 का पेयर होता है, सेम सेम है, थीकोडोंट है हम। देन वी आर ऑल्सो डाइफोडॉन्स या डाइफाइडॉन्स। डाइफोडॉन्स क्यों कहा गया है? बिकॉज हमारे अंदर दो बार टीथ होते हैं, एक बार मिल्क टीथ होते हैं और एक बार परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, फिर दांत कितने तरीके के होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। इंसीजर्स आगे के ब्रॉड टीथ होते हैं, जो शार्प टीथ है उन्हें कैनाइन्स कहा जाता है। जस्ट पीछे जो सेट हुए हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रीमोलर्स कहते हैं। और सबसे लास्ट में मोलर कहा जाता है। जो इंसीजर्स है लगभग 6 महीने की एज में,
6 से 7 महीने का जब बच्चा होता है तो आगे के 2 दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इंसीजर्स जो है वो 6 महीने की एज में आ जाते हैं। कैनाइन्स जो है उनको लगभग कितने मंथ लग जाते हैं? 16 से 20 महीने। 16 से 20 महीने यानी कि बच्चा जब 1 साल का होता है तब कैनाइन आना स्टार्ट होते हैं। फिर इसके बाद में है प्री मोलर्स कब आते हैं? जो पूरे दांत सेट हो जाते हैं वो कब आते हैं? जब कैनाइन्स आ गए हैं, इंसीजर्स आ गए, छोटे छोटे दांत और उभरना शुरू हो जाते हैं और सबसे लास्ट में क्या आते हैं? मोलर्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है? जो फूड है बकल कैविटी से होने के बाद, यानी टीथ ने उसको च्यू कर लिया, टंग ने उसका टेस्ट प्रोवाइड करा दिया, उसमें सलाइवा मिक्स कर दी, तो अब क्या होगा? अब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पॉइंट होगा हमारा फेरिंग्स। तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, फिर इसमें डाइजेशन किस तरीके से होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन किसमें, सॉरी कौन सा सिस्टम हुआ सबसे पहले? बकल कैविटी। कौन सा कैविटी? बकल कैविटी, जिसके अंदर आपको किस किस चीज के बारे में बताना है? टीथ के बारे में और टंग के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, देन बकल कैविटी के बाद में फूड किस में जा रहा है? फेरिंग्स में। बताया था ना मैंने ये भी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, खुली हुई। सडन एक बाउल है, उसके नीचे एक फ्लास्क लगा दो, एक कीप लगा दो, तो कीप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लास्क की जैसी फूली हुई स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। इस पे एक छोटी सी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहा जाता है? एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। याद है एपिग्लॉटिस? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर है, जब आप माउथ को ओपन करते हो तो सामने एक बेल की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, दैट इज योर एपिग्लॉटिस। काम क्या है एपिग्लॉटिस का? एपिग्लॉटिस का काम है कि हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने को स्वेलो करते वक्त, यानी कि निगलते समय, वो कहाँ नहीं जाना चाहिए? वो आपके विंड पाइप में एंटर नहीं होना चाहिए। ओके, देन फिर है ईसोफेगस। फेरिंग्स में आपको जो स्पेशली याद रखना है दैट इज योर एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर ईसोफेगस। अब खाना बच करके स्वेलो कर लिया गया है तो किस में आ गया है? ईसोफेगस, यानी फूड पाइप में। किस में आ चुका है बच्चों? फूड पाइप में। फूड पाइप में क्या हो रहा है? कोई स्पेशल ना डाइजेशन होता है ना एब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ फूड पाइप में क्या किया जाता है? फूड को पुश किया जाता है स्टमक के साथ। तो ईसोफेगस क्या है? ये लगभग 25 सेंटीमीटर का एक डक्ट होता है। कितने सेंटीमीटर का? 25 सेंटीमीटर का। 25 सेंटीमीटर की एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें पेरिस्टलासिस मूवमेंट होता है। कौन सा? पेरिस्टलासिस। पेरिस्टलासिस मूवमेंट। इसका मतलब एक पाइप है और खाना नीचे जाना चाह रहा है, तो ये खाना धीरे 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 नीचे के साइड, पाइप जो है बार बार श्रिंक होएगा ताकि फूड कहाँ पुश किया जा सके? नीचे। तो जो ये पुशिंग मेथड एक कौन सा मूवमेंट कहलाता है? पेरिस्टलासिस मूवमेंट होता है। देन ईसोफेगस के पास बाद जो आता है वो है स्टमक। फूड फोर्थ पॉइंट पे जाता है, दैट इज योर स्टमक। किस में एंटर हो जाता है? स्टमक में। स्टमक में एंटर होने के बाद क्या हो रहा है? स्टमक में एंटर होने के बाद में फूड डाइजेशन स्टार्ट कर रहा है। स्पेशली स्टमक जो है ये एक जे शेप स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? जे शेप। ये देखिए, लगभग ऐसा माना जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? जे शेप स्ट्रक्चर। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, डाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है कार्डियक। कार्डियक, बीच में होता है फंडस और लास्ट में होता है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। मैम ये तीनों का काम क्या है? फूड जब एंटर होता है तो ये फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज योर कार्डियक पोर्शन। सेंटर वाला जो लार्जर पार्ट है पेट का वो क्या कहलाता है? फंडस। और सबसे लास्ट में जो इंटेस्टाइन से अटैच हो जाता है ये क्या कहलाता है? पाइलोरिक। क्या कहलाता है बच्चों? पाइलोरिक। तो बकल कैविटी में फूड को चबाने के बाद में टंग के थ्रू उसको थोड़ा सा गीला करने के बाद में क्या हो रहा है? फेरिंग्स जो है वहां से होते हुए एपिग्लॉटिस की हेल्प से, ताकि वो विंड पाइप में ना जाए, उसकी हेल्प से फूड को मूव करवाया जाता है ईसोफेगस में, जहां से पेरिस्टलासिस मूवमेंट स्टार्ट होता है और फूड चला जाता है स्टमक में।
स्टमक में जहां से एंटर होता है दैट इज द कार्डिक पोर्शन, जहां फंक्शन होता है वो फंडस, और जहां से वो आगे चला जाता है दैट इज द पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, इसके बाद में इन तीनों से रिलेटेड दैट कार्डियक इज द लार्जर लेफ्ट पार्ट, कार्डियक लेफ्ट पार्ट होता है। आप देखिए इसका कार्डियक पोर्शन किस साइड कर्व हुआ है, लेफ्ट पोर्शन पे। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ये तो राइट पोर्शन है, भाई यूं खड़े और मेरी पेट को देखा जाएगा तो ये पोर्शन लेफ्ट पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है मेरा, लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्टमक का जो कार्डियक पोर्शन होता है किस साइड थोड़ा सा झुका हुआ होता है, लेफ्ट पोर्शन के साइड। इसके बाद में फिर आता है द पाइलोरिक पोर्शन, सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो पाइलोरिक होता है, ये सबसे स्मॉल है, पाइलोरिक पार्ट सबसे स्मॉल होता है। फिर आता है फंडस, जस्ट डायफ्राम के नीचे जो लंग्स होते हैं, जिस डायफ्राम पे अभी हम जब रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ेंगे तब आपको डायफ्राम समझ में आएगा, जो लंग्स होते हैं उसके जस्ट नीचे एक डायफ्राम, एक गुंबद की जैसी स्ट्रक्चर होती है, मंदिर का गुंबद बनाते हैं ना वैसी एक स्ट्रक्चर होती है, उसके जस्ट नीचे के साइड जो होता है वो फंडस प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, स्टमक में स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, ये क्वेश्चन बनता है स्फिंक्टर मसल्स का, तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो इस पे एक स्टार लगा लीजिएगा कि स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स का काम है किसी भी चीज के, फूड के, वेस्ट के, किसी भी चीज के मूवमेंट पे कंट्रोल करना। आगे पुश कर दिया तो पीछे नहीं आना चाहिए, पीछे पुश कर रहे हैं तो आगे नहीं जाना चाहिए, यानी कि एक जगह पे स्टोर करके रखना, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना कि कब भेजना है कब रोकना है, वो सारी चीजें स्फिंक्टर मसल के कंट्रोल में होती है। तो स्फिंक्टर मसल्स किस चीज को हेल्प करते हैं, स्फिंक्टर मसल्स जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं मूवमेंट ऑफ द फूड एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, फिर अब ये क्या करेंगी, फूड वापिस इसोफेगस, जो स्फिंक्टर मसल्स होंगी एक तो यहाँ प्रेजेंट है पाइप और एक यहाँ प्रेजेंट है पाइप पे, तो फूड इसमें जाने के बाद वापस स्टमक में ना आए, और फूड यहाँ स्टमक में आने के बाद वापस ईसोफेगस में नहीं जाए, तो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हुआ स्टमक का स्ट्रक्चर। फिर स्टमक के जस्ट बाद में जो है वो क्या आता है, स्टमक के जस्ट बाद में अगर हम पढ़ें तो स्टमक के जस्ट बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो घूमी हुई स्ट्रक्चर मैंने बनाई है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे बोला स्मॉल जाता है लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ी बड़ी होती है, बोल इसको आप छोटा रहे हो लेकिन ये कैसी होती है, बड़ी। बस ये है कि थोड़ी सी कैसी होती है, कर्व्ड होती है, थोड़ी सी घूमी हुई होती है, सीजन से हमें क्या लगता है कि कैसी है, छोटी स्ट्रक्चर है। तो जो फिफ्थ पॉइंट बनता है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लगभग ह्यूमन बींग्स के अंदर ये माना गया है कि 7 से 9 मीटर के बीच में, बट बेसिक आपको ये लिखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कितने मीटर की होती है, 7 मीटर्स की। कितने मीटर्स की होती है, 7 मीटर्स की। काम क्या करती है, ये काम करती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। खाना सिर्फ चबके तो आया है, अभी चबा चुबू के छोटा छोटा करके तो भेजा है, अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है फूड को डाइजेस्ट भी करना और उसके बाद में उसको फूड जो बन रहा है, अच्छी चीज जो बनी है, जो मटेरियल आपने खाया था उसमें से जितने भी कंपोनेंट्स हैं अच्छे उनको एब्जॉर्ब करना है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेगी। ठीक है, अब क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के सब डिवीजन होते हैं जैसे स्टमक के थे, यस स्मॉल इंटेस्टाइन के भी सब डिवीजन होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सब डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट जब आप एक स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट आता है वो कहलाता है ड्यूडेनम। क्या कहलाता है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। सेकंड वन इज जेजुनम, जेजुनम, एंड द थर्ड वन इज इलियम। तीन हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब जब ये सबसे पहले आता है तो किससे अटैच्ड हुआ हुआ होगा, स्टमक से। ये सबसे लास्ट में आता है तो किससे अटैच हुआ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन तीनों के काम। जैसे आपको बोला गया है कि जो डोडोनम होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है सी शेप की। क्यों सी कहते हैं अपन इसको, देखिए ये स्ट्रक्चर जो बन रही है कैसी बन रही है बच्चों, सी शेप की, दैट इज द डोडेनम पार्ट, डोडेनम पार्ट।
तो सी शेप स्ट्रक्चर डुडेनम कहलाती है, जो स्टमक से अटैच रहती है और स्पेशली इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन और स्पेशली डाइजेशन का एंड देन एब्जॉर्प्शन का। ओके, नेक्स्ट वन इज जेजुनम। अच्छा, एक और पॉइंट कि ड्यूडेनम पे क्या होता है, जो लिवर के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, जो हम लिवर पढ़ेंगे वो भी यहीं अटैच है, गॉल ब्लैडर भी यहीं अटैच है और पैनक्रियाज भी ड्यूडेनम के पास ही होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि जितने भी जूसेस जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उन कहाँ पर फंक्शन हो रहा है उनका, ड्यूडेनम। कहाँ पे, ड्यूडेनम। सो सेकंड वन इज जेजुनम। अब बहुत ज्यादा घुमा हुआ पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, जेजुनम। तो हम ये लिख सकते हैं कि कैसा होता है, ये कॉइल्ड पार्ट होता है। कैसा, कॉइल्ड, काफी सारा घुमा हुआ कॉइल्ड पार्ट है। सेम चीज की ये भी एब्जॉर्प्शन, स्पेशली एब्जॉर्प्शन करेगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, माइक्रोविलाय या ओनली विलाय या विली, आप जो भी पढ़ेंगे इसको, माइक्रोविलाय और VILLI, विलाय और विली। माइक्रोविलाय और विलीज क्या होते हैं, एक ट्यूब है, ये सिंपल पानी जा रहा है, इसको एब्जॉर्ब करना है। एक ट्यूब है, उसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो पानी को जाने में टाइम लगेगा ना, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, जेजुनम जो है, इट कंटेन्स द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। किसी भी चीज के एब्जॉर्प्शन के लिए अगर आप वहां पर और 2-3 सरफेस लगा देंगे तो और एब्जॉर्प्शन होएगा। तो मोर एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम पार्ट के बाद जेजुनम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें माइक्रोविलाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोविलाय। अगर माइक्रो वर्ड नहीं आ रहा तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ओनली विलाय भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय विलाय। विलाय आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ jejunum. For what? For increasing the absorption or increasing the surface area for absorption. एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे विलाय प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं हम जेजुनम के बाद में, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हम जाएंगे इलियम पे। इलियम जो है एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पर कुछ री एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो जो ये है ये भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, और लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड रहता है। ठीक है, इलियम एब्जॉर्ब करता है और लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। इसके बाद में क्या, फिर आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पे। किस पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तीनों पार्ट हो गए। इसके जस्ट बाद में, यानी इलियम जो अपना फंक्शन खत्म करता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो 6 पॉइंट आता है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आहार नाल। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते तो हैं, बट वो स्मॉल नहीं होती है, काफी ज्यादा घूमी हुई है। पाइप को आप फोल्ड कर खुरा करके एक बॉक्स में पैक कर दिया तो क्या वो छोटा हो गया, क्या लेंथ तो उतनी है ना। तो एज इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन काफी कर्व्ड हुई भी होती, घूमी हुई है बहुत सारी, इस सीजन से हम उसे स्मॉल कहते हैं, बट वो स्मॉल है नहीं। छोटी कौन है, उससे लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसे लार्ज क्यों कह रहे हैं मैम, लार्ज इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसकी विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है वो ज्यादा होती है बजाय स्मॉल इंटेस्टाइन की, लाइक दिस। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है तो लार्ज इंटेस्टाइन की इस तरीके से होती है, तो इसकी विड्थ काफी ज्यादा होती है। सीजन से कौन सी इंटेस्टाइन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर भी क्या होता है, हम 3 पार्ट और पढ़ते हैं, केसियम, कोलोन एंड रेक्टम। कितने पार्ट आते हैं, केसियम, कोलोन एंड रेक्टम। जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़े, एज इट इज लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। तो अपन इनको रब कर देते हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक है। अब हम लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पॉइंट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पॉइंट क्या क्या हैं, जस्ट मैंने अभी नाम लिया, क्या क्या है, केसियम, आप इसे कई जगह पढ़ेंगे, दैट इज
गलत है, ठीक है। तो आप लोगों को केसीएम करके आना है इसको, CAECUM और CIUM, केसीएम। सेकंड क्या आएगा, कोलोन, और थर्ड क्या आएगा, रेक्टम, रेक्टम, RECTUM, रेक्टम। क्या है केसीएम? केसीएम जब लार्ज इंटेस्टाइन की स्टडी करोगे तो वहां पे 4-5 सी ट्यूब जो है, छोटी छोटी सी ट्यूब जो है, वैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। लार्ज इंटेस्टाइन में केसीएम के ऊपर छोटी छोटी सी कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, जिन्हें कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स। तो केसीएम के अंदर जो आपको स्पेशली लिखना है वो है 4 से 5 क्या प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कभी सुना है अपेंडिक्स का पेन हुआ है, ऑपरेट करवाया है, उनको हमने ऑपरेशन करवाया है? क्या होता है अपेंडिक्स? अपेंडिक्स जो है वो किस लिए है? अपेंडिक्स हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। मैम वेस्टिजियल क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब सुन लीजिए फर्स्ट, वेस्टिजियल, वेस्ट वाला नहीं, वी वाला, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या है? जब हम लोग चिंपैंजीज, लैगून, जो पहले की जो हमारी ब्रीड्स थी, उससे जब हम इवोल्यूट हो रहे थे, तो वो लोग क्या खाते थे? क्या चपाती सेक के खाते थे? क्या नहीं ना, वो डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाते थे। आप लोग पेड़ पौधे खाते हो क्या डायरेक्ट? नहीं, हम चपाती खा रहे। तो वहां डायरेक्ट स्टार्च जाता था। क्या जाता था? स्टार्च। स्टार्च को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए उन लोगों के, एव्स, मंकीज जो होती है, उनकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब हम लोग भी उन्हीं से बने, तो हमारे अंदर ये हटी नहीं, रह गई। अब रह गई तो काम तो उसे कुछ करना नहीं, बिकॉज हम डायरेक्ट स्टार्च खाते नहीं, तो ठीक है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन आपको एक स्टार बना के अपने नोट्स में कवर करना है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब प्रेजेंट बट विदाउट एनी फंक्शन, विदाउट एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के बिना ह्यूमन बॉडी में ऐसे ऑर्गन जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंट है, वो क्या कहलाते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। बेस्ट एग्जांपल वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स। अगर आप लोगों को वर्मी फॉर्म याद नहीं रहे तो आप इसकी जगह सिर्फ अपेंडिक्स भी लिख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, इसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये स्मॉल फिंगर जितनी ट्यूब होती है, इसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो ये फूल जाता है। जब ये फूल जाती है स्ट्रक्चर, तो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आपका नेविल जो होता है, नाभि जो होती है, उसके आसपास बहुत तेज, बहुत मतलब कि बहुत ही तेज दर्द होता है अपेंडिक्स का, जिसके कारण इसको ऑपरेट कराना जरूरी होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो हमारी बॉडी में हो, तो इसको ऑपरेट करके कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वहां, वो किसके पास प्रेजेंट है? केसीएम के पास। अब जो केसीएम है, इसके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद हम किस पे आएंगे? कोलोन पे। किस पे? कोलोन पे। कोलोन एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है बच्चों? यू शेप स्ट्रक्चर। अभी जब हमने लार्ज इंटेस्टाइन बनाई थी, तो मैंने स्टार्ट करी थी गोल गोल घुमाना इसको, यूं गोल 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 गोल, फिर इसके ऊपर से लेकर के यूं लेकर के आए थे और यूं टर्न करके यहाँ पर एनएस पे खोला था। तो देखिए एक यू शेप स्ट्रक्चर है। तो जो कोलोन होता है एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है, और इन्वर्टेड, उल्टी यू शेप स्ट्रक्चर। देखिए दिख रहा है क्या आपको एक यू? ये देखिए एक यू शेप स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड, उल्टी हुई हुई। ये जो है ये मैं कह सकती हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें सबसे लंबी ट्यूब होती है। जो हमारा केसीएम है वो इतना लार्ज नहीं होता, जो कोलोन होती है वो लार्जर ट्यूब होती है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका काम क्या है? इसका काम है रीएब्जॉर्प्शन का। किसका? रीएब्जॉर्प्शन का। क्या वेस्ट मटेरियल पूरे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कर देती है वही जाना चाहिए क्या? नो, मे बी शायद कुछ ऐसा, जैसे मैंने कहा कि जैसे अपन खाना खा रहे हैं, अपन ने बहुत सारा खाना खाया है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी गए हैं, न्यूट्रिएंट्स गए हैं, तो कुछ तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट कर दिए, कुछ तो वहां पर एब्जॉर्ब भी हो गए, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मे बी शायद आगे चली गई लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसका रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ हो रहा है? कोलोन में। तो फाइनली कोलोन में हुआ क्या? कोलोन कैसी है? यू शेप, बट कैसी? इन्वर्टेड। कैसी? इन्वर्टेड। काम क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन का। किसका? रीएब्जॉर्प्शन का। और क्या प्रोड्यूस कर देती है? प्रॉपरली वेस्ट बन जाता है जो बाकी बचता है उसका।
अब ये वेस्ट कहाँ जाएगा, ये जाएगा रेक्टम में। तो रेक्टम क्या है, स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर किसको, वेस्ट को। किसको बच्चों, वेस्ट को। खाना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है पूरे प्रोसेस के बाद वो रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है। और रेक्टम में स्टोर करने के बाद रेक्टम जो है, जो फूली हुई स्ट्रक्चर है, वो एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है। इसे कहा जाता है एनस या एनुस। इसके थ्रू ये क्या कर दी जाती है, एक्सक्रीट कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, एक्सक्रीट। तो रेक्टम में तो वेस्ट मटेरियल स्टोर हो गया और यहां से एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में एलिमेंट्री कैनाल का। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, फूड मटेरियल को जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसको क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए माउथ से लेकर के एनस तक के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि कहां से कहां तक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, वापस रिपीट कर रही हूँ। डाइजेस्टिव ट्रैक में हमने एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करी बकल कैविटी मींस माउथ से, जिसमें हमने क्या पढ़ा, टीथ पढ़े, टंग पढ़े और सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ ली। फूड वहां से फेरिंग्स में गया जहाँ एपिग्लॉटिस पढ़ा, फिर वहां से वो ईसोफेगस में गया जहाँ हमने क्या पढ़ा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट पढ़ा। फिर वहां से कहाँ गया, स्टमक में जहाँ हमने क्या पढ़ा, फंडस पढ़ा, पाइलोरिक और कार्डियक पढ़ा, जहाँ मैंने आपको स्फिंक्टर मसल्स भी बताई जो बैक थ्रो को रोकती हैं। फिर स्टमक से फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ हमने 3 पार्ट फिर से पढ़े, डोडिनम, जेजुनम और इलियम। वहां मैंने माइक्रोविलाई का क्वेश्चन आपको बताया। उसके बाद में फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर क्वेश्चन क्या आया, स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट कहाँ होता है, रेक्टम में होता है। यू शेप लार्ज इंटेस्टाइन की यू शेप स्ट्रक्चर जो रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है वो क्या है, कोलोन है, ऐसे। ठीक है, तो अब इन टॉपिक से रिलेटेड मैं क्या कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको समझा रही हूँ। ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे लिखाए जा रहे हैं, एक्सप्लेन करूंगी साथ में। आपको आपकी होमवर्क कॉपी में जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उस कॉपी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं उनके आंसर्स लिखने। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए आप लोग। सो हमारे जो क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं आज के लेक्चर से वो क्या क्या है, व्हाट इज माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जेजुनम में। कहाँ पर, जेजुनम में। जेजुनम में माइक्रोविलाइज का काम क्या है, दे increases the surface of reabsorption, sorry, for the surface of absorption, not reabsorption, absorption. What is the vermiform appendix, vermiform appendix is a vestigial organ in human being for the digestion of starch. एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो किस लिए प्रेजेंट होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, what do you mean by vestigial organ, vestigial organ means the organs which are present in human body or other organism but are not functionable, जो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट हैं। डिफाइन द सब पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो तीनों पार्ट समझाना है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। What is the meaning of the थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट का मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर जॉस के सॉकेट्स गम कहलाते हैं, गम्स के अंदर टीथ सेट हुए हुए हैं, इस सीजन से इन्हें थीकोडॉन्ट कहा जाता है। ठीक है, 16-16 का पेयर होता है, 16 ऊपर 16 नीचे, गम्स में सेट है और गम्स सॉकेट्स में सेट है, या ऊपर जॉज और नीचे जॉज में सेट है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, थीकोडॉन्ट कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स कॉपी में नोट्स कंप्लीट होने के साथ साथ करते हुए चलने, ताकि आप लोग जब कभी आगे लाइफ आगे 10th क्लास में रिवीजन करेंगे तो इजी रहेगा कि इसमें से कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, या क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो अपने आप ही उस लेक्चर का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, आपको एक आंसर्स करिए, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। इसका होमवर्क जो है ये आपका ऑफलाइन चेक किया जाएगा, तो प्लीज ऐसे नहीं कि हम लोग दे रहे हैं होमवर्क और आप लोग उसे नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को प्रॉपर नोट्स और होमवर्क कंप्लीट करना है अपनी अपनी कॉपीज के अंदर। ये होमवर्क कंप्लीट कीजिए, खुश रहिए, घर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।